शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 में के पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल। बेसिकली चैप्टर 2 हाइड्रोजन से रिलेटेड है कि हाइड्रोजन की एक पोजीशन डिफरेंट क्यों है, हाइड्रोजन किस तरह का एलिमेंट है और इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। ये सारी बातें हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। लिहाजा कुछ बातें हमने पढ़ी थी तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दूं कि हमने जो पढ़ा था। एक तो ये चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन का, ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें ये टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने हैं। और इसके बाद हमने शुरू किया था बेसिकली इन टॉपिक्स के बाद के इंट्रोडक्शन, फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, बाइनरी कंपाउंड एंड आइसोटोप। इसके अंदर जो प्रिपरेशन के 6 मेथड्स हैं और बाइनरी कंपाउंड्स के 6 मेथड्स हैं, 6 कंपाउंड्स हैं बाइनरी, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो हमने टॉपिक शुरू किया था और ये इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब जरा फिर सुन लीजिएगा, लास्ट टाइम काफी बच्चे एब्सेंट थे, अब जरा इसको गौर से सुनिएगा कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है, हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है। लिहाजा जब साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है। कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को प्लेस किया 1A ग्रुप में, कुछ लोगों ने हाइड्रोजन को प्लेस्ड किया 4th ग्रुप में और कुछ लोगों ने हाइड्रोजन को प्लेस्ड किया 7th ग्रुप में। अब अगर 1A ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा गया है या 4th ग्रुप में रखा गया है या 7th में, तो वहां पर हाइड्रोजन को रखने की रीजन क्या है, और उसके बाद अगर वहां से उसको निकाल दिया गया तो हाइड्रोजन को निकालने की रीजन क्या है। ये सारी बातें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। अगर हाइड्रोजन को प्लेस्ड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं, या इसको हम रिजेम्बलेंसेस कहते हैं। और जब हाइड्रोजन को वहां से निकाल दिया गया तो जिस रीजंस की वजह से, जिन रीजंस की वजह से हाइड्रोजन को वहां से हटाया गया, रिमूव किया गया या डिस्प्लेस किया गया, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस का उसे नाम दिया जाता है। हमने लास्ट टाइम 1A ग्रुप के साथ जो है वो सिमिलरिटी पढ़ ली थी। ये थोड़ा सा इसको आपको रिवाइज कर दूं कि वो पॉइंट्स जिनके बिहाफ पर हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में पोजीशन दी गई, वो पॉइंट थे पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी के अंदर जो है। और मैंने कहा था इसको आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। कि हाइड्रोजन और 1A ग्रुप जो है इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। हाइड्रोजन के पास भी आप देखें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 1A देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1A ग्रुप के पास भी तमाम एलिमेंट्स के पास जो है वो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। क्योंकि हाइड्रोजन और 1A ग्रुप दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप में, इसे प्लेस किया गया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के पास जो है वो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। और जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 होती है। तो हाइड्रोजन 1s1, एल्कली मेटल्स ns1, इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप में रखा गया। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट था बेटा वो कि बोथ एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और लूज करने के बाद ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और Na पॉजिटिव आयन ये फॉर्म करते हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं, +1 चार्ज होता है, इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया 1A ग्रुप में। इसके बाद आ जाए हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स
हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ नॉन मेटल्स, दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल का है उसे वो लूज करते हैं और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। यानी जब ये नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है Cl के साथ, S के साथ और O के साथ, और यहाँ पर ये सोडियम या अल्कली मेटल्स कंबाइंड हो रहे हैं क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ। ये नॉन मेटल के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस किया गया। इसके बाद हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को प्रोवाइड कर दे, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसको हम नाम क्या देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि रिडक्शन के माने होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन के माने होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के पास जाकर ऐड हो जाएगा। तो जिसके पास ऐड होगा उसमें हो जाएगी रिडक्शन, जिसके पास ऐड हो गया उसमें हो जाएगी रिडक्शन। और किसकी वजह से रिडक्शन हो रही है? उस एलिमेंट की वजह से जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लिहाजा ऐसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में ऐड करवा दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरे में ऐड हो जाएगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके बाद halides of both hydrogen and alkali metals ionize in water and conduct electricity। जो हाइड्रोजन और हैलोजन के जो हैलाइड्स हैं एल्कली मेटल्स के और हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स के माने क्या है कि ये हैलोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जो उनका रिएक्शन है, तो जो हाइड्रोजन और इसके एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होकर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में जगह दी। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस, वो पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के बिहाफ पर हाइड्रोजन को 1A ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को जो है बाहर निकाला गया और 1A ग्रुप में इसको पोजीशन नहीं दी गई, और 1A ग्रुप में पोजीशन नहीं दी गई। जो हम वो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसके बिहाफ पर हाइड्रोजन को 1A ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, इसको डिफरेंसेस कहते हैं और पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी का ऐसे नाम जो है वो दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं पहला पॉइंट, हाइड्रोजन इज अ गैस बट एल्कली मेटल्स आर सॉलिड। पहला पॉइंट, अच्छा ये अब तो खैर जो मॉडिफाइड टेबल है इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस कंबाइंड है, लेकिन शुरू में इस बात का भी ख्याल रखा गया था शुरू में कि एलिमेंट्स को हम जो स्टेट वाइज भी एक साथ कलेक्ट कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ नहीं। आज आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि 7th ग्रुप में लिक्विड भी है, गैस भी और सॉलिड भी है। ठीक है, लिहाजा अब वो तीनों स्टेट्स एक साथ मौजूद है। बट जब हम पुरानी बात कर रहे हैं उस वक्त की बात ध्यान में रखी गई थी कि शायद हम ऐसा कोई टेबल बना सकें जिसमें एलिमेंट्स को स्टेट के लिहाज से भी अरेंज किया जाए, लेकिन अब क्योंकि अरेंजमेंट का क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है और वो क्राइटेरिया जो है
वो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इस वजह से अब स्टेट का डिफरेंस खत्म हो गया। बट हम जब पुरानी बात कर रहे हैं तो वहां पर स्टेट का डिफरेंस था, इसलिए देखा ये गया कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं वो तमाम के तमाम सॉलिड्स हैं। इसके अलावा एक और कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और एल्कली मेटल्स मेटल्स हैं। देखिए ये जो दो पॉइंट्स हैं ये ओल्ड पॉइंट्स हैं, जिस वक्त इस पर डिस्कशन की गई तो इस बिहाफ पर भी हाइड्रोजन को डिस्कस नहीं किया गया एल्कली मेटल्स के साथ। अब अगर आप मॉडर्न टेबल को देखोगे तो मॉडर्न टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो हमारा पी ब्लॉक है उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ये सारी चीजें कंबाइंड है, मिक्स है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, तो इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, लेड और टिन जो है वो मेटल्स हैं। तो अब वो कंडीशन खत्म हो गई क्योंकि अब हमने पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज करना शुरू कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिहाजा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास से जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्लेस्ड हो सकता था वहां कर दिया गया। लेकिन शुरू में ये कोशिश की गई थी कि हम एलिमेंट्स को मेटेलिक नेचर के लिहाज से साथ रखें, मेटल्स एक साथ आ जाए, नॉन मेटल्स एक साथ आ जाए, या एलिमेंट्स को हम स्टेट्स के जरिए सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम एक साथ कर दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही लिक्विड्स हैं, एक ब्रोमीन लिक्विड है और दूसरा मर्क्यूरी। लिहाजा अब तो एक मॉडिफाइड मेथड आ गया कि हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट उस वक्त ये सारी बातें अंडर कंसिडरेशन थी। तो ये पॉइंट्स हुए कि हाइड्रोजन नॉन जो है वो नॉन मेटल है और एल्कली मेटल्स मेटल्स हैं, तो लिहाजा इसको हम कैसे एक साथ प्लेस कर दें। और सेकंड ये कि हाइड्रोजन गैस है लेकिन एल्कली मेटल्स जो वो सॉलिड्स हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन फॉर्म्स, ये एक बड़ा डिफरेंस आ गया कि हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवैलेंट हैलाइड्स एंड एल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक हैलाइड्स। हाइड्रोजन जब हैलाइड के साथ कंबाइंड होता है, जैसे HCl बना, तो HCl में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जबकि जो NaCl है, इस NaCl में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो 1A ग्रुप है ये लाजमी तौर पर 100% जो है ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी ये जब भी कंबाइंड होंगे, जब भी रिएक्ट करेंगे तो ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे या आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन की जो नेचर होती है वो डुअल नेचर होती है। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाता है और ये आयोनिक कंपाउंड्स भी बनाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन को सोडियम के साथ मिला दें, जब NaH बनेगा, जब NaH बनेगा, जब NaH बनेगा तो जो NaH होता है ये आयोनिक को जो है वो बॉन्ड बनेगा। लिहाजा हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड भी बना रहे हैं और जब हाइड्रोजन HCl बनाता है तो ये कोवेलेंट बना रहे हैं। इस वजह से एक बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि ये वो डिफरेंस है जिसे केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंसेस आ गए। ये एल्कली मेटल्स के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म करेगा ऑलवेज आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन के पास भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट हाइड्रोजन फॉर्म बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा जब ये एक ही कंपाउंड से मिल रहे हैं, जैसे NaH, HCl और साथ में हम आ जाते हैं तो NaCl। अब आप देखिए दोनों सेम है, एक HCl बन रहा है, एक NaCl। इसके पास भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी चार्ज पॉजिटिव, इसमें भी चार्ज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां जो बॉन्ड बन रहा है ये आयोनिक बॉन्ड है।
ये एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस सामने आ गया। लिहाजा इस वजह से भी हाइड्रोजन को 1A ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। 3 मेजर पॉइंट तो ये आ गए। इसमें तीसरा पॉइंट ज्यादा आपको बेहतर लग रहा है बिकॉज इसमें रिएक्शन के लिहाज से हो गया। पहले 2 पॉइंट्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होती है कि आप जब टेबल देखेंगे तो उस टेबल के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें मेटल्स भी और नॉन मेटल साथ साथ हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस साथ साथ हैं। तो थोड़ा सा इसमें मसला होता है, लेकिन ये भी आपको मैंने बात समझाई कि ऐसा क्या हो रहा है बेटा कि ये एक्चुअली जो है ये पुरानी बात है इस वजह से, लेकिन अब तो ये पॉइंट्स रखे कि हाइड्रोजन को हटाने के लिए, लेकिन अब ये चीजें ऐसी नहीं है और तमाम मेटल्स नॉन मेटल्स जो हैं वो एक साथ मौजूद है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो पॉइंट होगा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं अगला देखिएगा, हाइड्रोजन इज डायटोमिक वेयर्स एल्कली मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। हाइड्रोजन इंतहाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये डायटोमिक है, ये कभी भी इंडिविजुअल हाइड्रोजन की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, एच की शक्ल में नहीं होगा। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ये आगे आपको इसका जवाब मिल जाएगा क्यों। तो ये H की शक्ल में नहीं, हमेशा ये H2 की शक्ल में मिलेगा। डाई एटॉमिक गैस है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं ये तमाम के तमाम जो है वो मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है, सिंगल ये रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद आते हैं, ये देखिएगा हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे आप H2, जबकि ये क्या लिखेंगे Li Na, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, ये तमाम चीजें ऐसी होंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद H positive ion is unable to move freely in water but alkali metals ions move freely। ये आखिर के जो पॉइंट्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आखिर के पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि जब आपको भी हमने बताया था कि HCl को और NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो रिजेम्बलेंसेस क्या थे कि जब हम दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं। लेकिन देखा यह गया कि जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर में फ्रीली मूव नहीं करते, आसानी से मूव नहीं करते, लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत तेजी के साथ, बहुत आसानी के साथ जो है वो वाटर में मूव कर सकते हैं। और ये एक ऐसी रीजन है जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो हम सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, आपको ये पॉइंट की जरूरत वहां पड़ेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पढ़ना है कैस्टर केल्नर प्रोसेस के जरिए। या हाइड्रोजन का जब हम एसिड डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन बनेगा वाटर में, वो H पॉजिटिव आयन वाटर में, एक तो H2 है वाटर का, लेकिन आप HCl डाल रहे हैं तो HCl आयोनाइज किस में हो जाएगा, H पॉजिटिव में, और किस में, Cl नेगेटिव में। NaCl को डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये सोडियम आयंस हैं या एल्कली मेटल्स के आयंस हैं, ये वाटर में आसानी के साथ जो है वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर में इजीली मूव नहीं करता, इस वजह से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये वो पॉइंट्स थे जिसके बिहाफ पर हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाला। और छठा पॉइंट देखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल बट ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर बेसिक। जो एल्कली मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, और हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है लाइक H2O ये न्यूट्रल होता है। देखो जितनी भी हमारे पास चीजें हैं ना, हमने उन तमाम चीजों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है नेचर वाइज, या तो वो एसिडिक नेचर में है, या वो बेसिक नेचर में है, या वो न्यूट्रल होते हैं।
ठीक है। अब एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये अब आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा हुआ होगा, वरना हम आगे जाके जब टॉपिक शुरू होंगे चैप्टर नंबर 3 के, तो वहां पे कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे अगर एल्कली मेटल, जितने मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये बेसिक होते हैं। ये बात मैंने शायद आपको बताई भी थी चैप्टर नंबर 1 में। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? जब तुम बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब तुम बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ मिलकर बना लेते हैं बेस। जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? वो बेस बनाते हैं। जैसे Na2O, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड। जब हम Na2O को कंबाइन करेंगे वाटर के साथ, तो हम ऑब्टेन कर लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि बेस है। ठीक है बेटा। लिहाजा जितने भी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, जब वो वाटर के साथ कंबाइन होंगे तो बेस बना लेंगे। और जब तुम बेसिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ कंबाइन कराओगे, Na2O और प्लस HCl, जब एसिड के साथ कंबाइन कराओगे हम ऑब्टेन करेंगे NaCl और H2। याद रखना कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जब तुम उसे वाटर के साथ मिलाओगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? बेस। और जब बेसिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ मिलाओगे तो हम ऑब्टेन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर, यानी रिएक्शन क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बेटा? कि जब हम बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हम बेस ऑब्टेन कर लेंगे। जब बेसिक ऑक्साइड्स को आप HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ मिलाओगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर, जो कि कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। लिहाजा जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली इसका ऑक्साइड न्यूट्रल होगा, लेकिन जो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं इनका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। तो ये वो डिफरेंसेस थे, जिन डिफरेंस, जैसे ये आपके पास की कुछ एग्जांपल्स आ गई, जिन डिफरेंसेस के बिहाफ पर हाइड्रोजन को 1A ग्रुप से बाहर निकाल दिया। यानी पहला क्या हो गया बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, एल्कली मेटल्स हैं, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स। हाइड्रोजन गैस है, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? सॉलिड्स हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक है, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? मोनोएटॉमिक है। हाइड्रोजन के आयंस जो है वाटर में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, 1A ग्रुप के आयंस मूव कर सकते हैं। और हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, लेकिन वॉट जो एल्कली मेटल्स हैं इसका जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड जो है वो क्या होगा? बेसिक होगा। यानी ये वो तमाम रीजंस हैं जिस रीजंस की वजह से हाइड्रोजन को जो है वो 1A ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने और हाइड्रोजन को डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद ये कहा कि जनाब हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बिहाफ पर हाइड्रोजन को हम 4A ग्रुप में जगह दे सकते हैं। हम 4A ग्रुप में जगह उसको हम दे सकते हैं। लिहाजा हाइड्रोजन को कुछ कुछ पॉइंट्स के बिहाफ पर 4A ग्रुप में प्लेस किया गया। अब हम देखते हैं भाई पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। 4A ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? उन एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एलिमेंट्स है 4A ग्रुप के। पहला पॉइंट, both hydrogen and 4A elements have half-filled valence configuration। अब जरा इस पॉइंट को हम नोट करते हैं। इस पॉइंट को पहले मैं आपको समझा दूं, ये पॉइंट्स अक्सर बच्चों के समझ में नहीं आता। जरा देखिएगा कि हाफ फिल्ड के क्या मायने हैं। हाफ फिल्ड के क्या मायने हैं? हम बात कर रहे हैं, देखिएगा जरा गौर से, जरा समझना बेटा, हम बात कर रहे हैं
पहले हम आते हैं कार्बन। पहले हम आते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर हम इसको शेल वाइज देखें तो कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में कितने आ गए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के शेल में कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए। ठीक है ना, हाइड्रोजन के 1 शेल में क्या आ गए? के शेल में क्या आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेल में आ गए। अब थोड़ा सा आप अपने जहन पर गौर कीजिए, मेमोराइज करें। आपको हमने 2 रूल्स बताए थे बेटा। एक को हमने कहा था डुप्लेट टूल। ये अच्छी तरह समझने में काफी प्रॉब्लम होती है। एक डुप्लेट टूल है और दूसरा क्या है? ऑक्टेट टूल। डुप्लेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट टूल क्या कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के पास आखिरी शेल जो है वो के है, तो इसे कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो वो नॉन रिएक्टिव होगा, जैसा कि हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नॉन रिएक्टिव हो गया। के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। 2 एलिमेंट्स डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अगर के अलावा जैसे एल है या एम है या एन है या ओ है या पी है या क्यू है, अगर के अलावा कोई शेल है तो इसे कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। और जिसके पास आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। जैसा कि नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस में क्या जाएगा बेटा? नोबल गैसेस के अंदर क्या जाएगा? इसमें नियोन है, इसके अलावा एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल के अंदर जो है, जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। लिहाजा डुप्लेट टूल ये कहता है कि अगर आखिरी शेल ये है तो उसे कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्टेट टूल ये कहता है कि अगर आखिरी शेल जो है वो के अलावा अदर देन के शेल है तो उसे कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लिहाजा कार्बन का जो लास्ट शेल है वो क्या है? एल। यानी एल शेल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास मौजूद हैं। लिहाजा ये क्या कहलाएगा कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। जितने चाहिए उसका आधा इसके पास मौजूद है। 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन के पास मौजूद हैं। लिहाजा 4th ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जो प्रॉपर्टी, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले एलिमेंट की होगी, सेम वही तमाम चीजें दूसरे तमाम एलिमेंट्स की होंगी जो उस ग्रुप में मौजूद है। अब आ जाए हाइड्रोजन पर। मतलब 4th ए ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हो गए? हाफ फिल्ड हो गए बेटा। इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 में से आधे यानी 4 मौजूद है, इसलिए इनको 4th ग्रुप में जगह दी गई। अब आ जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आखिरी शेल, वैलेंस शेल क्या है? के को कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हाफ फिल्ड हो गया। इस वजह से हाइड्रोजन को 1A ग्रुप में, 4th ग्रुप में प्लेस किया गया, क्योंकि 4th ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन दोनों के पास जो है
वो कितने क्या होते हैं, दोनों के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन को इस पॉइंट के बिहाफ पर फोर्थ ग्रुप में जगह दी गई। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं जनाब, इसके बाद अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट क्या था कि हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और बात हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन फैमिली कहलाती है, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो विदाउट कार्बन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसेंशियल पार्ट है कार्बन। हम इसकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 6 में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन उसका स्केलेटन ही कार्बन से बनता है। कार्बन के बाद जो सबसे ज्यादा एलिमेंट मौजूद होगा और वो है हाइड्रोजन। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनते हैं। उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्योंकि इनका एक बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इस वजह से हाइड्रोजन को प्लेस किया गया फोर्थ ए ग्रुप में। इसके बाद हम आते हैं बोथ आर नॉन मेटल्स एंड फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अब यहां पर देखिए बात क्या है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये बहुत पुरानी चीज है। ये पॉइंट रिजेम्बलेंस का बहुत बेहतर है कि दोनों क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन भी और यानी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स भी और एज वेल एज हाइड्रोजन भी, ये क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स वाली बात है तो कार्बन नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। लेकिन अगर आप आगे देखें तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स के बारे में क्या है, जो इन बिटवीन आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। उसके बाद कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टिन एंड लेड, ये मेटल्स हो गए। तो मैंने आपसे कहा ना ये सारी बातें ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक हैं और ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब मॉडर्नली क्या हो रहा है रिसेंटली कि हम एलिमेंट्स को उनके कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर मैनेज कर रहे हैं। लिहाजा अब ये मेटल्स नॉन मेटल्स वाली बात जो है वो स्किप हो गई। लेकिन बहरहाल पहले ये रिसेम्बलेंस था और वन ए ग्रुप में ये डिफरेंस था, तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये पुरानी बात है। अब जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हैं, तो वहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेटल्स, नॉन मेटल्स को आप स्किप कर सकते हैं। बहरहाल ये पॉइंट इनका सिमिलर पॉइंट हो गया कि दोनों नॉन मेटल्स हैं और दोनों क्या बनाएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। The value of electronegativity of hydrogen closely resembles to with the elements of fourth A। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन की ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है बेटा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये जो पॉइंट आपका है ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जनाब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके करीब तरीन होती है, ये रिजेम्बलेंस होती है, बहुत करीब होती है किसके, ये करीब होती है फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फोर्थ ग्रुप की क्या बेटा 2.5, 2.1, 1.8, 1.7। लिहाजा इस वजह से हाइड्रोजन को फोर्थ ए ग्रुप में जगह दी गई। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये पॉइंट्स हमने आज डिस्कस कर लिए क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। जो इसके रिजेम्बलेंसेस पॉइंट है, अब इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कल की नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो उसके आगे डिस्कस करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल टुडे। इसको देख लीजिएगा एक दफा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि अब इसके डिफरेंसेस रह गए और सेवेंथ ग्रुप। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हमारा जो चैप्टर है वो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स छोटे हैं, कुछ टॉपिक्स बड़े हैं, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला और उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करें।
ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करके पूछिएगा कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, टाइम ओवर हो रहा है,